लोहिया को जब हम आज याद कर रहे हैं तो सिर्फ पिछड़ा पावे 100 में 60 संसोपा ने बांधी गांठ यहाँ तक महदूद करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो जो 19 साल का नौजवान और युवकोचित उत्साह के साथ उस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ने वाला आदमी, जो कई भाषाओं का जानकार और जो भाषा स्वराज की बात करता है, जो मानसिक स्वराज की बात करता है, जिसकी पैरोकारी गांधी भी करते थे कि गुजराती हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, इसमें जब आदमी सोचेगा तो बहुत मौलिक ढंग से विचार कर पाएगा। और इसीलिए लोहिया के चिंतन कर्म में हमको एक किस्म की इस तरह की इलाकाई कबीलाई समझ दिखाई पड़ती है। जो एक बात मैं प्रमुखता से कहना चाहता हूँ कि यह लोहिया ही थे जिन्होंने कहा कि इस दुनिया की सभ्यता के आगे दो बड़े आविष्कार मैं देख पा रहा हूँ, एक परमाणु बम और दूसरा गांधी का इस धरती पर आना। वो इस तरह से कि परमाणु बम के मुकाबिल अगर कोई हथियार खड़ा हो सकता है तो वो नॉन वायलेंस का, सत्याग्रह का, और इसीलिए सत्याग्रही समाजवाद को लेकर वो हमेशा सुचिंतित ढंग से अपनी बात रखते थे। बहुत सारे प्रयोग किए इस देश में, लेकिन उन प्रयोगों में एक प्रयोग यह भी था जिसको आगे चल के शास्त्री ने बढ़ाया कि हम उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। हम जो है, उन्होंने दुनिया की ताकतों को 4 भागों में बांटा, और ये मौलिक योगदान है ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए कि एक तो कैपिटलिस्ट फोर्सेस, वो मुल्क जो पूंजीवादी फासिस्ट ताकतों का संरक्षण देते हैं, और जर्मनी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। दूसरे वो मुल्क जो सब्जेक्ट, जो प्रजा है आज ब्रिटिश हुकूमत की, कॉलोनियलिज्म का शिकार है, उसके लोग जो इसका प्रतिकार कर रहे हैं। तीसरी ताकत रूस, जिसने कामगारों को, मजदूरों को एक साथ खुददारी के साथ अपने देश में जीने का एक सामान मुहैया कराया। और चौथे वो लोग जो इन पूंजीवादी मुल्कों के अंदर शोषण का शिकार है, नस्लभेद का शिकार है। इसलिए जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेद है, उसमें दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, और 18 मुल्कों में उन्होंने ये सफलता पाई, और इस वजह से गांधी प्रसन्न होते थे। एक वक्त हम गांधी, सुभाष, नेहरू की जो परंपरा है सीएसपी में, उसमें वो सुभाष बाबू से ज़्यादा निकट नेहरू के थे। गांधी का सपना, नेहरू की दृष्टि और सुभाष का साहस, इसको लेकर चलने वाले लोहिया। और जब हम 42 के मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं, उधर दृष्टिपात करते हैं, तो हमको जयप्रकाश नारायण का वो हजारीबाग के जेल से निकलना, और 2 वर्षों तक लोहिया ने भूमिगत रह के वो आंदोलन चलाया जब हमारे देश के प्रमुख नेता जेल में थे। लोग आज सवाल उठाते हैं नेहरू पर, लोग कहेंगे कि उनके अंदर तमाम तरह के, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर नेहरू के हाथ में इस देश की बागडोर इंसेप्शन के साथ नहीं गई होती तो हम बहुत तरह के पोंगापंथ का शिकार हो गए होते। आज जो हमको एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट दिखता है आइन का, उसमें इन राष्ट्र निर्माताओं की एक बड़ी जद्दोजहद। हसरत मोहानी ने एक बार कहा कि गांधी की तरह बैठ के काटेंगे क्यों चरखा, लेनिन की तरह दुनिया को देंगे ना हिला हम। लेकिन मोहानी जैसे लोगों को भी बाद में एहसास हुआ। यूसुफ मेहर अली पर मधु दंडवते ने किताब लिखी है, उसको पढ़ने से आपको लगेगा कैसे कैसे लोग थे। मनीराम बागड़ी इसी हरियाणा के। हम बहुत जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये जो विरासत है आज़ादी की लड़ाई की, उसको हमने बहुत कलुषित किया है, हर धारा के लोग। और आज का दिन इस पर विचार करने का है। आपने कहा कि बिहार की यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, जिसको बनाया था लालू प्रसाद ने, जिस साल बने वजीर आला उसी साल, और वहाँ नेहरू, जेपी और लोहिया को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। पहली दफ़े नहीं हुआ है,
वहाँ आरएसएस की ताकतें पांव पसार रही हैं सीमांचल तक में। और जब पहली दफ़े मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तो आपको मालूम है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 7वीं 8वीं में बिहार गौरव, उसमें भोला पासवान शास्त्री जी जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री हुए, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी, और उसमें लालू प्रसाद जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत मुख्तसर एकाध पेज में बातें थी, उसको हटा दिया बीजेपी के दबाव में। और लालू जी ने अपने स्वाभाविक अंदाज में कहा, अरे भाई हम जानते हैं कि हमारे सामने होते हो आप तो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, हीन भावना का शिकार, लेकिन भोला पासवान शास्त्री जी ने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे आप कर्पूरी जी के अनुयायी और विचार पुत्र खुद को कहते हो जेपी, उन्होंने क्या बिगाड़ा? अब देखिए कर्पूरी, और बाद में मजबूरन फिर कर्पूरी जी और भोला पासवान शास्त्री जी की जीवनी तो रही, लालू जी वहाँ से गायब कर दिए गए। तो बहरहाल एक आदमी का मूल्यांकन उसके जीवन काल में नहीं होता है। और सर जिस इलाके से आते हैं सहरसा से, वो शास्त्रार्थ की परंपरा की जरखेज ज़मीन उसको कहते हैं, जहाँ शंकराचार्य से शास्त्रार्थ, मंडन मिश्र, विदुषी भारती, उस इलाके से कृपलानी जीत कर आए। जो लोग कहते हैं हमारे बिहार के लोग तो जगह जगह मार खाते हैं, जहाँ जाओ वहाँ उसकी धुनाई कर दो, लेकिन ये बिहार है जो आज़ादी के बाद भी कृपलानी जैसे लोगों को वहाँ से जिता कर भेजता है, खुले हृदय उमगी अनुरागा के सहज भाव से। ये वो धरती है जो जॉर्ज साहब को अपनाता है, ये वो धरती है जो मधु लिमय साहब को 4 बार जिताता है, और कहीं से नहीं जीते थे वो, मुंगेर और बांका। और मुंगेर में डीवी यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होते थे, डेमोन्स्ट्रेटर थे डीजे कॉलेज मुंगेर में, लोगों ने हल्ला कर दिया कि मधु लिमय को हराया है, इंदिरा जी प्रभावित हो जाए, बोला कि बहुत बड़े भारी प्रोफेसर हैं डीपी यादव जी, और उनको उपमंत्री बना दिया यहाँ के अंदर में इंदिरा जी ने। तो दियारा क्षेत्र में मार के उनको एकदम खून पसीना कर दिया मधु लिमय साहब को, लेकिन वहाँ के लोगों ने दूसरी बार इस तरह से लामबंदी की कि वो जीत गए। आज मैं ये सब बातें इसलिए याद करना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे तत्व थे, अलग अलग तरह की धाराएँ थीं, और सबका अपनी तरह का विशिष्ट योगदान था। इसलिए एक छोटा सा मुझे एनेक्डोट याद आता है कि चंद्रभूषण सिंह देवरिया में युवा जनता दल के अध्यक्ष थे। उनके पिताजी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे कलकत्ता में। लोहिया जी ने उस वक़्त घोषणा की, ये थोड़ा सा मैं उस पेरीफेरी को लांघ रहा हूँ, आज़ादी के बाद का एक दृष्टांत है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर हाउस होल्ड में, खासकर किसान परिवार में, 1 जोड़ी बैल और 2 बीघा ज़मीन देंगे। और नेहरू जी अपनी सभाओं में कहते थे कि मेरे विद्वान मित्र डॉक्टर लोहिया का एक वादा तो समझ में आता है कि 1 जोड़ी बैल दे देंगे, लेकिन भाई एग्रीकल्चरल लैंड तो भारत में वो एक सीमित है, उसका रकबा सीमित है, वो कहाँ से दे देंगे? तो कम्युनिस्ट भी और कांग्रेसी साथी भी चंद्रभूषण जी के पिताजी की खिल्ली उड़ाते थे वहाँ कि भाई आपके नेता तो इस तरह की बड़ा ही विचित्र बात कर रहे हैं। तो लोहिया गए कलकत्ता, उन्होंने कहा कि सर आप इस तरह का बयान देते हैं, मैनिफेस्टो में इस तरह का डाल देते हैं और हम लोग झेलते हैं, हम लोगों को लुलवा देता है। तो बोला अरे मूर्ख, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, देश गांधी और नेहरू के जादू से अभी बाहर नहीं गया है। ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, नेहरू के सामने तुम टिकोगे? अरे तेरी सरकार कहाँ बन रही है कि तेरे को 2 बीघा ज़मीन देनी पड़ेगी? गनीमत है कि 10-12 सीट ले आओ। तो एक बार लोहिया जी फिर हारते हारते बचे 67 में। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो हमने जनता से वादा नहीं किया है, चुनाव के दौरान खास करके। किसी ने कहा कि ये माइनॉरिटी सेक्शन के बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, मौलाना है, इनको आप अपने साथ बिठा लीजिए और इससे वोट जो है आपको मिल जाएगा। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने उसको गाड़ी से उतरवाया कि अगर इसका चेहरा दिखा के हमको अक़लियत का वोट मिलेगा तो वोट नहीं चाहिए। बमुश्किल 1500-1200 के आसपास, 1600 के आसपास से उनकी जीत हुई। तो कांग्रेस के कद्दावर सांसद ने कहा, जब ये खड़े हुए ध्यान आकर्षण देने के लिए, उस पर बोलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई आप कितने से जीते हैं, कितने वोट से आप इतना हंगामा किए हुए हैं सदन में? बोला हम उतने वोट से जीते हैं जितनी आपकी संख्या यहाँ नहीं है।
तो ये भी हाजिर जवाबी उस आदमी का। ये उन दोनों के बीच, तीनों के बीच आत्मीयता थी। और अपने जीवन के अंतिम समय में लोहिया पटना जाते हैं, जयप्रकाश जी से मिलते हैं। वही जयप्रकाश जिनको बुलाकर SM जोशी की जब अध्यक्ष थे, फिर उनको पार्टी से निकाला जाता है। PSP SP का मर्जर, फिर संसोपा बनता है, उसमें भी वो नहीं बुलाए जाते हैं। बहुत तरह की बातें हुई, लिए नहीं बुलाए जा सके पार्टी की मीटिंग में, इसके लिए। तो कहने का मतलब कि राजनीति अपनी तरह की डायनामिक्स को लेकर चलती है, और उसमें आप अपने कोमल मन को कितना बचा ले पाते हैं, वह भी समाज निर्माण में बहुत रोल अदा करता है। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के उन लोगों में से हैं, खास करके बड़े लोगों में से, गांधी के बाद इकलौते शख्स जिन्होंने कभी कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ा। बावजूद इसके अगर 2 धाराएं, तीसरी धारा तो बहुत डिफाइल्ड है, 2 धाराओं की अगर हम बात करें, और अगर 3 भी कह लें उसको, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, तो जयप्रकाश नारायण की अपनी तरह की एक भूमिका रही है इस देश को बनाने में। ये वो लोग हैं जो आपके साथ डायलॉग में भी जाते हैं। और एक वक्त तो जयप्रकाश नारायण को कहा था नेहरू ने कि भाई आप जनरल सेक्रेटरी हो जाएं कांग्रेस के, लोहिया को, और उनको कि आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हो जाएं। 3 इन दोनों ने, आज़ादी के पहले की बात है शायद, 3 इन्होंने, जबकि कांग्रेस में स्प्लिट होता है और सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, 3 मांगे। एक तो ये कि जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी, इस बात की इजाज़त हो कि आलोचना जो है वो मधुर शब्दों में ही सही, इसकी भी अनुमति मिले कि सरकार की आलोचना कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स कर सकें। और तीसरी कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये वो सरकार में नहीं जाएगा। तीसरी मांग को तो मान लिया गया, लेकिन बाकी 2 में लगा कि अभी हम लोग शैशवावस्था में हैं और इस तरह की बातों से एक अलग तरह का कन्फ्यूज़न फैलेगा। और जब बापू हमारे बीच नहीं रहते हैं, उसके बाद से बहुत सारे सिरे जो जुड़ सकते थे वो भी टूट फूट से गए। एक कोशिश और हुई जब जयप्रकाश नारायण 14 सूत्री मांग के साथ जाते हैं, और अगर ये सारी बातें उस वक्त हो जाती, अब यही है कि इतिहास में उस वो मनोज झा साहब भी इतिहास के विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, ग्रेजुएशन तक तो रहे हैं उसमें, और आप तो उसके PhD। तो 2 इतिहास के विद्यार्थी और विद्वान के बीच एक मीडिया पर छिटपुट नज़र रखने वाला आदमी और किस तरह से अभी कश्मकश में होगा, मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। ये कुछ बातें थीं जो मैं आपके सामने करना चाहता था। और जयप्रकाश नारायण जी की जेल यात्रा मैंने भागलपुर रेलवे स्टेशन में जेल डायरी जो है वो खरीदी थी आज से कोई 15 बरस पहले। उसमें उन्हीं के शब्दों में कुछ बातें हैं जिसके साथ मैं ख़त्म करूँगा कि जीवन विफलताओं से भरा है, जीवन विफलताओं से भरा है, जब कभी आई सफलता निकट, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं, सफलता और विफलता की परिभाषा भिन्न है मेरी। इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री बन नहीं सकता क्या, किंतु मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य पथ ही उद्दिष्ट मान्य थे, पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के। जग जिसे कहता विफलता, थी शोध की वे मंजिलें वे अनगिनत थीं, गंतव्य भी अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं, अवरुद्ध जितना मार्ग हो, निज कामना कुछ है नहीं, सब है समर्पित ईश को, तो विफलताओं पर तुष्ट हूँ अपनी, और यह विफल जीवन शत शत धन्य होगा, यदि समान धर्मी तरुणों का कंठ का किरण मार्ग यह कुछ सुगम बना जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की जो संकल्पना है, ये संकल्पना हमारे समय के लिए इतनी नई संकल्पना है कि मैं कभी कभी अचरज में पड़ जाता हूँ। एक बार इसी गांधी पीस फाउंडेशन के भीतर हमारे किसी समाजवादी साथी ने कहा कि ये अपने ब्रोशर में आप कौन सी खिचड़ी बनाकर चलते रहते हैं कि जिसमें नेहरू भी हैं और जेपी भी हैं और लोहिया भी हैं और सबको आपने सब धान एक पसेरी आपने इकट्ठा कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा दरअसल यही मतलब समझाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की स्थापना की गई है। और मैं इतिहास का तालिबे इल्म हूँ, मैंने इतिहास की पढ़ाई की है, इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं 1947 तक
इतिहास पढ़ूंगा और याद रखूंगा और उसके बाद का इतिहास पढ़ूंगा और भूल जाऊंगा। मुझे 47 के बाद इस देश में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आर्गूमेंट है कि इस देश को कम से कम राजनीति और विचारधारा के लिहाज से 1947 में लौट जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि आप तो रिविजनिस्ट हैं, आप तो पुनरुत्थानवादी हैं, जो बीत गया सो बीत गया, अब आप क्या बात कर रहे हैं कि 47 की बात। सीधी सी बात है, हर इमारत की एक बुनियाद होती है, हर पेड़ की एक जड़ होती है, वैसे हर देश की एक विचारधारा होती है। और अगर उस इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो गई, पेड़ की जड़ कमज़ोर हो गई और राष्ट्र की विचारधारा कमज़ोर हो गई, तो इनमें तीनों में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। और भारतीय राष्ट्र की विचारधारा 1947 के पहले उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़े गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छुपी हुई है। और जहां नेहरू, जेपी और लोहिया आपको एक साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मैंने उनको समझाया कि देखिए 1947 में कौन सी दो लड़ाइयाँ अधूरी रह गई थी। एक लड़ाई तो थी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। वो लड़ाई अधूरी रह गई क्यों? एक तो बंटवारा हो गया, पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर के और आज के बांग्लादेश तक का हिंदुस्तान एकजुट होकर के जिस लड़ाई को लड़ता है, और जब आज़ादी मिली तो उसके साथ एक द्वैध आ गया, आज़ादी भी मिली और विभाजन भी हो गया। दूसरी चीज़ है कि दुनिया के सभी मुल्कों को उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के चंगुल से आज़ाद होने के बाद एक डीकोलोनाइजेशन से गुजरना पड़ा, एक औपनिवेशीकरण से गुजरना पड़ा। मतलब आपके भीतर अंग्रेजी राज ने जितना जहर भर दिया था, उस जहर को धीरे धीरे निकालना, इसी को तो डीकोलोनाइजेशन कहेंगे ना। हमारे दिमाग का औपनिवेशीकरण कर दिया गया। और जिस एक चुनौती से, मैं बहुत विस्तार में इस बात को आपको नहीं आज समझाऊंगा, इसका मौका नहीं है, लेकिन जिस एक चुनौती का आज हम सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं, दरअसल ये डिवाइड टेम्परा, फूट डालो राज करो, ये दरअसल औपनिवेशिक सोच है। और हम खुद को डीकोलोनाइज नहीं कर पाए, इसलिए आज भी सांप्रदायिकता के दलदल में फंसे खड़े हैं। इसलिए ज़रूरत है कि 1947 में जो पहली अधूरी लड़ाई थी उपनिवेशवाद के खिलाफ, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ लामवाला है। विभाजन के खिलाफ, सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ लड़ते हुए गांधी जी ने अपनी शहादत दी और हमारे तमाम नेता उससे जूझते रहे। तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता के विरुद्ध भी एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये खिचड़ी बना करके हम चले हैं। इसकी ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि मैं सोचता हूँ यूरोप में एक बड़ी पॉपुलर इतिहास की धारा जो है बन गई, उसको कहते थे पॉपुलर हिस्ट्री, लोकप्रिय इतिहास। और उस लोकप्रिय इतिहास के अंदर कई बार काउंटर फैक्चुअल बातें की जाती थी। काउंटर फैक्चुअल क्या होता है? जो घटित नहीं हुआ उसकी बात की जाए। मैं आपको सच बताऊं, 1947 के बाद मैं कभी भी फैक्चुअल नहीं सोचता। बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी, और मुझे मेरा मानना है कि दुनिया के सभी क्रांतिकारी, सभी जो है राष्ट्र निर्माण में संलग्न लोग कहीं ना कहीं रोमांटिक हैं। हमारा एक यूटोपिया है। इसलिए 47 के बाद के इतिहास में मैं हमेशा काउंटर फैक्चुअल सोचता हूँ। बहुत से काउंटर फैक्चुअल चीज़ें। 1931 में भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नहीं होती तो। अब ये कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं कि आपके दिमाग को हम मत दें। जो सुनने के आप आदी हैं वो हम नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ, अगर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नहीं होती तो गांधी जी किस ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं कि भविष्य में कांग्रेस का स्वरूप क्या होगा। और जब मैं टुवर्ड्स फ्रीडम के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहा था तो मुझे एक डॉक्यूमेंट राम मनोहर लोहिया का भी मिला। उस ड्राफ्ट में वो अपनी परिकल्पना भी गांधी जी को भेजते हैं कि 1947 के बाद कांग्रेस का स्वरूप क्या होगा। अगर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नहीं होती तो शायद गांधी जी एक सम्मति बना लेते, एक सर्वसहमति बना लेते और कोई एक लोक सेवक संघ की अवधारणा साकार हो जाती। और लोक सेवक संघ की अवधारणा क्या थी ये भी मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि गांधी जी उसके बारे में कहते थे कि लोक सेवक संघ का सदस्यता रजिस्टर इस देश की जनसंख्या जनगणना का रजिस्टर होना चाहिए। यानी इस देश की हर एक जो बालिग जनता है वो लोक सेवक संघ से जुड़ी रहती।
तो ये मलाल है, नहीं हो सका, क्या करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मलाल ये है कि 9 जंतर मंतर रोड पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर होता है, वहाँ मीटिंग होती है और जब अलग होने का निर्णय लिया जाता है और सभी लोग गुस्से में निकलते हैं कि आज कांग्रेस से हम लोगों को अलग हो जाना है और अलग पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का गठन करना है, तो लोहिया 20 सीढ़ी पर रुक जाते हैं और कहते हैं एक बार और सोच लो, एक बार अगर छोड़ने का निर्णय ले लिया तो मैं नहीं लौटूंगा। मैं सोचता हूँ काउंटर फैक्चुअल होकर, काश किसी ने कहा होता चलो एक बार और सोचो, एक बार और सोचो। किसी समाजवादी ने बनारस के हमारे चंचल जी एक समाजवादी रहे, देवव्रत मजूमदार के शिष्य रहे, देवव्रत मजूमदार के साथ वो कहते हैं कि 1978 में जब ये सब जनता पार्टी और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, घटनाक्रम हो चुका है, तो वो जेपी के पास गए और उन्होंने कहा कि हम सब नवयुवक जेपी को देख रहे हैं, जेपी बीमार है। और उस वक्त जेपी कह रहे हैं कि 48 में जो हुआ वो गलत हुआ। मैं काउंटर फैक्चुअल हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ 48 में जो नहीं हुआ, जो हो गया वो नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। बहुत खूबसूरती से जयंत ने नेहरू और लोहिया के रिश्तों के बारे में बात की। कृष्णनाथ एक समाजवादी हुआ करते थे, लोहिया बीमार हैं और कृष्णनाथ उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी तीमारदारी, आपका इलाज सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है। तो लोहिया थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं नेहरू पंडित के यहाँ। पंडित नेहरू को नेहरू पंडित कहने लगे, नेहरू पंडित के यहाँ। मेरी इससे अच्छी तीमारदारी किसी और जगह नहीं हो सकती, नेहरू क्या हो सकती। क्या समझेंगे वो लोग जो दिन रात स्वाधीनता संग्राम के महानायकों को एक दूसरे से लड़ाते हुए मल्ल युद्ध का मजा लूटते रहते हैं। नहीं समझेंगे कि फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी में 57 और 62 में चुनाव लड़ने के बाद शाम को कई बार नेहरू और लोहिया एक साथ चाय भी पी रहे होते। नहीं समझेंगे। तो ये खिचड़ी बनाकर हम इसलिए निकले क्योंकि लोगों को बता सकें कि उनका समय संदर्भ जो था, उन्होंने जो किया। 47 के पहले आप देखिए कि 47 के पहले नेहरू, जेपी और लोहिया एक पांत में खड़े होकर के अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लोहा ले रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज अगर जेपी होते, आज अगर लोहिया होते तो क्या करते, और आज अगर नेहरू भी होते। मेरा मानना है कि नेहरू, जेपी और लोहिया कहते कि 48 में जो हुआ वो गलत हुआ। हम सबको एकजुट होकर के इस सांप्रदायिक फांसीवाद के सामने खड़े हो जाना होगा। लोहिया के बारे में 31 से 33 का वो पीरियड है जब हिटलर का उदय हो रहा है जर्मनी के भीतर। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में लोहिया पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, हिटलरिज्म इन जर्मनी, द हिंदू में छपता है 1933 में। इतनी खूबसूरती से लोहिया इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाथे बुर्जुआजी और हाइजेनबर्ग पूंजीपतियों का हिटलर के उदय में योगदान क्या है। आज लोहिया होते तो जरूर बोलते कि अडानी और अंबानी का मोदी जी के उदय में योगदान क्या है। मैं 47 के बारे के बाद काउंटर फैक्चुअल इसलिए सोचता हूँ क्योंकि हमें अतीत के झगड़ों में नहीं पड़ना है। वी आर नॉट द प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। हमें अतीत की जेल में नहीं रहना है, हमें वर्तमान का निर्माण करना है ताकि एक सुखद भविष्य की कामना की जा सके। इसलिए अपनी बात को बेहद संक्षेप में यहाँ रखते हुए मैं आप सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अपने हृदय को इतना विशाल कर लीजिए कि उसके भीतर नेहरू और लोहिया एक साथ समा जाए, नेहरू और जेपी एक साथ समा जाए, तो इस देश में हम किसी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट 2015 में बना। हम लोगों ने एक मोटो लिया। नेहरू का एक आप्तवाक्य है। नेहरू कहा करते थे, देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कहाँ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। आज इस मोटो को अपने सीने में संजोकर एक मंत्र की तरह हम सब लोग निकले हैं यह समझाने के लिए, जिसको जिसके खिलाफ चुनाव लड़ना हो लड़ जाए, जिसको जहाँ जिस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ना हो लड़ जाए। लेकिन जब बात राष्ट्र की आए, जब बात विचार की आए, तो हम सबको एकजुट होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होना होगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में लड़ाई दरअसल धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता है। और अगर धर्मनिरपेक्षता को मैं सही तौर पर डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा भारत का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद बनाम सांप्रदायिकता की इस लड़ाई में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को एक मुट्ठी बनाकर खड़े हो जाना चाहिए। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। और आज दो महापुरुषों जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए मैं 1947 की पूरी विरासत को जिंदा करने के अपने प्रण को और अधिक मजबूत पाता हूँ जब देखता हूँ कि इतने सारे युवा हमारे साथ खड़े हैं और मनोज जी जैसे हमारे आदरणीय यहाँ मंच पर विराजमान हैं, और जयंत जैसे छोटे भाई लोहिया की बात करते करते नेहरू की दास्तान सुना देते हैं। जब कभी किसी महापुरुष के जन्म तिथि या पुण्यतिथि पर मैं बोलना चाहता हूँ या सुनना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले भीमराव अंबेडकर साहब ने महादेव गोविंद रानडे की मेमोरी में एक लेक्चर दिया था 1931, अगर मैं मेमोरी ठीक काम कर रही है। आप सब उसको खरीदिए और पढ़िए। वो क्रिटिक करते हैं गांधी को, जिन्ना को। महादेव गोविंद रानडे के बारे में बोलते बोलते वो ये कहते हैं कि महापुरुषों के आकलन में आलोचना को दरकिनार मत करिए, आलोचना को एक संवेग से देखिए और फिर उसके बाद तय कीजिए कि उन्होंने जो किया वो अपने संदर्भ में किया था। आज के संदर्भ में आप उनको खारिज मत करिए। और हाँ, एक बात वो और भी कहते हैं जो हमारे देश में दिक्कत है, हम मूर्ति पूजा वाले मुल्क हैं। हमें एक मूर्ति चाहिए, गाहे बगाहे नई मूर्तियां गढ़ते हैं, हालांकि हम विसर्जन में भी उस्ताद हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 9 दिन नवरात्रा विसर्जन कर दिया, हो गया, चलो। तो इस प्रवृत्ति की ओर उन्होंने इशारा किया था। इसलिए मैं मानता हूँ अभी काउंटर फैक्चुअल वाली बात, अभी 9 तारीख को रोमिला जी, मैं और कुछ अन्य साथी एक ही पैनल पे थे। री इमेजिन इंडिया करके एक वीडियो रिलीज़ हुई और मेरा सौभाग्य था क्योंकि रोमिला थापर, जयंत कहेगा, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, मैं पटना से दिल्ली आया था JNU में पढ़ने, और जिस मुकाम के लिए आया था वही हासिल नहीं हुआ। मेरा नामांकन नहीं हुआ, ऐसा झटका लगा, मैं सोशल वर्क पहुँच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रोमिला जी को उस दिन मैंने कहा कि मैं एकलव्य के ट्रेडिशन का आपका छात्र हूँ, सीधे तौर पे आपकी कक्षा में नहीं बैठा, लेकिन जहाँ जहाँ से चूस सकता था आपके ज्ञान को वहाँ वहाँ से ग्रहण किया है। उस दिन मैंने एक बात कही थी काउंटर फैक्चुअल वाली। काउंटर फैक्चुअल सौरभ जैसे लोग, आप जैसे लोग सोचेंगे ना तो अच्छा सोचेंगे, लेकिन आजकल पॉलिटिशियंस काउंटर फैक्चुअली सोचते हैं और कुछ तो अद्भुत तरीके से सोचते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री जी, अब कल उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों से देश का बड़ा नुकसान होता है, पता नहीं किसकी ओर इशारा कर रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अनपढ़, लेकिन अनपढ़ का मतलब वो नहीं होता जो वो समझ रहा। मैं तो यहाँ जान रहा हूँ कि डिग्रीधारी लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने PhD की है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से। अनपढ़ तो कामराज भी थे, लेकिन तमिलनाडु की जो तामीर उन्होंने रखी ना, आज भी गवाह है। खैर, मैं जानता हूँ उनके मन में कुछ चल रहा है, उसी संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था। तो मैं एक बात आपसे कहूँ, एक वाकया सुनाता हूँ। जयंत ने वाकया सुनाया, एक मैं भी सुनाता हूँ। सन 47 में देश आज़ाद हुआ तो लोहिया जी, नेपाल में कुछ उस समय राजशाही के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो लोहिया जी को लगा कि अरे देश आज़ाद हुआ, नेपाली दूतावास पे पहुंच गए वो कि मैं तो प्रदर्शन करूंगा। धारा 144 लगी हुई थी, उनको लगा अब ये धारा का मतलब क्या है, देश आज़ाद है। वो घुस गए नेपाली दूतावास के अंदर, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब नेहरू के प्रिय तो थे, डार्लिंग थे लोहिया और JP दोनों। तो नेहरू जी ने आग्रह किया, सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, कह रहे बहुत
सपोर्ट दो उसको, रोमांटिक आदमी है लोहिया। जिस रोमांटिसिज्म का आप जिक्र कर रहे थे उतना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं तो फिर उसी तरह के बयान आएंगे कि अनपढ़ लोग से कुछ नहीं हो सकता। तो सरदार पटेल ने कहा नथिंग डूइंग, रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा। लोहिया लोहिया क्या होता है? बेचारे पंडित जवाहरलाल नेहरू मन महसूस के रह गए। तिहाड़ जेल भेज दिया गया राम मनोहर लोहिया को। शाम को इंदिरा जी और एक और व्यक्ति उनके लिए टिफिन लेके गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बिटरनेस जो हमारे समाज में आई है, इतना जहर, इतना वैमनस्य, कई मौकों का, कई अफसानों का जिक्र किया जयंत ने, इवन सौरभ जी ने। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। आप मेरे कमरे में आएंगे तो एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक तस्वीर रखी है, मेरे ठीक पीछे है गांधी, नेहरू, अंबेडकर एक साथ। मुझे कई साथी पूछते हैं, क्योंकि ये दौर बहुत अद्भुत है। एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स से बीजेपी नहीं कर रही है, हमारे अपने लोगों में भी एक्सक्लूसिविज्म चल रहा है। अरे इन लोगों के तो बहुत डिफरेंस थे। मैंने कहा थे, सन 47-48 से पहले थे, मतभिन्नता थी, विरोधाभास था। लेकिन अगर 2021 में काउंटर फैक्चुअली कह रहा हूं कि अगर महात्मा गांधी वापस आए तो बाबा साहब से कहेंगे, और मैं कई दफा ये कह चुका हूं सदन में भी, कि भीम पूना पैक्ट के मसले पर तुम सही थे, मैं गलत। ये तासीर इस मुल्क की वापस लानी होगी। गांधी से जवाहरलाल जी के कम मतभेद थे, या गांधी और सुभाष बाबू के बारे में मतभेद इसलिए थे कि वैकल्पिक प्रस्थापनाएं थी, और वो आज भी आवश्यक है हमारे समाज में। वैकल्पिक प्रस्थापनाएं, एक सोच समाजवाद की है, वामपंथी सोच है, दक्षिण पंथ भी आप रहो, हम आपके मौत की कामना नहीं करेंगे, आपकी तरह हम विपक्ष मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर मेरे देश का एक हिस्सा, कुछ लोग उस विचारधारा के पक्ष में है, तो हमें वैचारिक रूप से उनसे लड़ना है, उनके मौत की कामना नहीं करनी। इसलिए जो कहते हैं काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन, उसको आपको इस तरह के आंदोलनों में तब्दील करना होगा। और मैं इस मौके पर वाउच कर रहा हूं कि वॉट एवर लिटिल कैपेसिटी आई हैव, मैं जिस भी भूमिका में आप चाहें मैं साथ रहूंगा, क्योंकि सचमुच ये टेम्पलेट मुझे चाहिए। जहां सरोजनी नायडू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में खड़ी होकर के कुछ कह रही हैं, तंज कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू पे। अमृता शेरगिल आप सब जानते होंगे, फेमस पेंटर, नेहरू ने अपनी बायोग्राफी उनको भेजी। जानते हैं उन्होंने, अमृता शेरगिल ने क्या कहा? आई लाइक योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड सिंप्लिसिटी। मैं तुम्हारी साफगोई, ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती हूं, क्योंकि तुम वैसे व्यक्ति हो जो समुद्र के सामने जाएगा तो कहेगा आज मैंने समुद्र को पहली बार देखा, जबकि बाकी लोग ये कहेंगे समुद्र ने आज मुझे पहली बार देखा। तो ये जो आजकल हमारे पास है, समुद्र ने आज मुझे पहली बार देखा, ऐसे लोग हैं। वो लोग हर तरह से बिल्कुल अलग थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंबेडकरवादी हो, गांधीवादी हो, समाजवादी हो, वामपंथी हो, अंततः आपका मूल मोटो क्या है, आदर्श क्या है? इस मुल्क को, इसकी विरासत को, इसके मिजाज को, इसके महासागर वाले चरित्र को तालाब बनने से रोकना। और ये तालाब बनाया जा रहा है, ऐसा तालाब बना दिया कि जिन पे कुछ वर्ष पहले हमने भरोसा किया, अब वो भी देशभक्ति का करिकुलम चला रहा है। मैं तो सोच के रखा है सदन में बोलूंगा, इसमें ज़्यादा खर्चा है, उससे बढ़िया है कोवैक्सीन, कोविशील्ड की तरह बूस्टर डोज बनवाइए, पोलियो के टीका के साथ बच्चे को जन्म के साथ देशभक्ति का टीका दीजिए, वो कभी बर्बादी नहीं होगा, देशभक्त बना रहेगा। हमारे आपके जनरेशन में किसने करिकुलम पेट्रियोटिज्म पे पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। हमने महापुरुषों को पढ़ा, हमने अपने आंदोलन को पढ़ा, आज़ादी के आंदोलन को पढ़ा, लेकिन
कोई करिकुलम हमें ऐसा नहीं चाहिए था कि हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। ये नकली देशभक्त बनाए जा रहे हैं। ये देश की पूरी संरचना, इसकी सोच उसके ठीक खिलाफ जाकर के। कौन सा देश? लोहिया कहते हैं, ये लोग कहते हैं ना राम राज्य, लोहिया कहते थे सीताराम राज्य। और मैं तो अक्सर थोड़ा लाइटर वेन में कहता हूँ कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, मिथिलांचल सीता की जन्मभूमि है, तो हमारे सीता को तो ये लोग खा गए, राम ही राम सीताराम नहीं। तो आपकी लड़ाई हर लेवल पे है। जो लोहिया, मैं समझता हूँ वामपंथियों और इवन कांग्रेस या नेहरू के भी मुकाबले लोहिया की थोड़ी समझ ग्रामीण भारतीय समाज की बेहतर थी। वो जानते थे कि राम कृष्ण शिव भले ही फिक्टिशियस कैरेक्टर हो, लेकिन इनका प्रभाव है भारतीयों के बीच में। और शिव को लेकर के वो अक्सर कहा करते थे कि अगर सारे भगवानों का टेस्ट हो तो शिव नंबर 1 है। जिसको हम लोग अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी के दिनों में कहते थे कि सबाल्टर्न गॉड है। शिव प्रोलिटेरियन के ईश्वर हैं। तो खैर अब तो हम सब प्रोलिटेरियन हैं, अगर उस हिसाब से देखें क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके। तो मेरा मानना है कि हमें लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं लड़नी। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, लड़ाई इतनी गंभीर और मुश्किल है, प्लीज डोंट ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत काम है भाई। उसको चुनाव लड़ना है, टिकट बांटना है, पैसे मोबिलाइज करने हैं, एक चुनाव जीतने के बाद अगला सोचना है, एक हारने के बाद अगला जीतने को सोचना है। उनकी चिंता में देश की बनावट और बुनावट वो परिशिष्ट में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनेक्सेस, मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं। लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी का, अब मैं बावजूद इसके पॉलिटिकल पार्टी में हूँ फिर भी कह रहा हूँ, आपकी और हमारी जिंदगी का एक मेन हिस्सा है कि वो मेन टेक्स्ट में हो और हम रिट्रीव कर पाए। जेपी में थोड़ा स्वाधीनता संग्राम के अलावा आप में से लोग गूगल करके ही सही जेपी के कश्मीर पर विचार पढ़िए, आपको ताज्जुब होगा। और मैंने सदन में ये बात कही थी, अगर जेपी की चिट्ठी जो उन्होंने नेहरू जी के नाम लिखी, इंदिरा जी के नाम लिखी, मैं सिर्फ ये करूं ऊपर में लिख दूं डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और नीचे जेपी के बदले मैं अपना नाम डाल दूं, आप सबको मेरे लिए कैंडल मार्च निकालना होगा, मुझ पर यूएपीए लगेगा। एक दिन के अंदर। जानते हैं उन्होंने क्या कहा नेहरू को? भाई कश्मीर को सिर्फ बंदूक की नोक पे नहीं रख सकते, कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। कितने हम में से कह सकते हैं आज बगले झांकते हैं लोग, कश्मीर में जुबान नहीं खोलना चाहते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। जेपी को चिंता नहीं थी, ना उस दौर के प्रधानमंत्रियों को चिंता थी। वो एक स्वस्थ आलोचना थी जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी में उनको जेल भेजा, कश्मीर वाली चिट्ठी के कारण जेल नहीं भेजा। ये फर्क हमारे देश में आया और ये फर्क हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय है। एक आखिरी चीज कह करके खत्म करूंगा। अगर आप गौर से देखें तो सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति दोनों के मर्म में कोई अंतर नहीं, मर्म एक। अरे मैं तो कहा बहुत विरोध था। एक पर्सनल अपने घर का वाकया सुनाऊंगा। मैं 8 साल का था जब 75 में इमरजेंसी लगी और तकरीबन 10 साल का था जब 77 में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक पहले मेरे होम टाउन में कॉलेज का ग्राउंड है जहाँ मेरे पिता शिक्षक थे, जेपी आए थे और मैं घर से चल करके जेपी को सुनने चला गया। ज़्यादा जानता नहीं था लेकिन मैं सुनने चला गया। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जाति तेरो जनेऊ छोड़ो मानव को मानव से जोड़ो। तो संपूर्ण क्रांति में भी जब वो इमरजेंसी के भी खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट। इसलिए आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस में, संचेतना के स्तर पर बहुत काम हुआ। हालांकि बाद में सब उसका गुरु गोबर भी हुआ, लेकिन वो काम जो हुआ उससे एक पीढ़ी तैयार हुई। एक और वाकया उसी उनके इस विजिट से
जो मुझे मेरे पिता ने बाद में बताया। मेरे चाचा समाजवादी थे, 4-5 टर्म वो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। फिर चंद्रशेखर जी, अशोक मेहता वगैरह जब इंदिरा जी के बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स के बाद उन्होंने सोचा कि एक समाजवादी के घड़े ने सोचा कि अब इस धड़े ने कि अब ज़रूरत नहीं है सोशलिस्ट पार्टी की, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जेपी सहरसा आए थे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने, सभा को संबोधित करने, मेरे चाचा के खिलाफ बोलने, जो उनके पुराने सहकर्मी थे, लेकिन रुके थे उन्हीं के घर पर। और चाचा जी के इंस्ट्रक्शन पर मेरे पिताजी ने मच्छरदानी लगाई, क्योंकि सहरसा में तब से लेके अब तक एक निरंतरता रही है मच्छरों की, तो मच्छरदानी। मैं ये इस वाक्य का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो शत्रुता की जुबान आजकल आ गई है, वी आर नॉट पॉलिटिकल एडवर्सरीज, वी आर एनिमीज। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि मीडिया में हो या कहीं भी हो, वो युद्ध की शब्दावली से आप अपने अपोनेंट्स को बात करते हैं। तो जब आप युद्ध की शब्दावली से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जिस तरह युद्ध में शत्रु को खत्म करना आपका उद्देश्य होता है, आप पॉलिटिकल लाइफ में भी शत्रु को खत्म करने के उद्देश्य से काम करते हैं। और इसलिए आप आज के दिन जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं वो, और हम लोग देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। एक बहुत पॉपुलर क्लिशे जैसी लाइन है लोहिया जी की, वो है कि आवारा संसद सुनसान सड़कें। संसद तो आवारा हो गई, उसकी आवारगी को कहने के लिए आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। पहली संसद कितने दिन बैठा करती थी और आज कितने दिन बैठती है, बस इसकी तुलना करनी है। अभी हाल में मैंने कहा पहली संसद में 160-170 दिन संसद चला करती थी। और सबसे अद्भुत उदाहरण तो 1962 का, जब चाइना वॉर के बीच में पार्लियामेंट बैठी, नेहरू की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बेचारे बैठ के नोट्स ले रहे थे। वी डोंट सी आवर प्राइम मिनिस्टर डू दिस। संसद में आते नहीं है कतई। और संसद में ना आने से क्या होता है ना, अभी प्रधानमंत्री जी किसने कहा, वही होम मिनिस्टर साहब ने, कि ही इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट, जिस पर मार्टिना नवरात्रि लोहा ने कहा दिस इज माय नेक्स्ट जोक। तो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट अगर कोई है, उसकी परीक्षा के अवसर हैं। मैं लोकतंत्र में भरोसा रखता हूं, तो उसकी परीक्षा कहां होगी? लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां आपने सर नवाया था। अगर उस मंदिर का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हजारों करोड़ की नई इमारत आप संसद की जरूर खड़ी कर देंगे, क्योंकि आपके पास मित्र हैं वैसे, लेकिन संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की वस्तु बन के रह जाएगा। अगर आज ये गैलेक्सी, ये कोलाज, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर ये सब आ जाएं आज इस पृथ्वी पर, उनकी पहली कोशिश यही होगी कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को पुनर्बहाल किया जाए, वैमनस्यता की जुबान का इस्तेमाल ना हो, लोक जीवन में उन मुद्दों की वो मुद्दे बलवती हों, जैसे रंग भेद के नए तरीके हमारे बीच में आजकल नए तरीके ईजाद हो गए। रंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता लेजिटिमाइज हो गई है। बल्कि दुख के साथ कहूँ कि सांप्रदायिकता और नेशनलिज्म का फर्क खत्म कर दिया गया। अगर ये लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हमें एक प्राइमरी स्कूल ये बना के देंगे, जहाँ पे हमें थोड़ी अनलर्निंग करनी होगी, थोड़ी डी लर्निंग करनी होगी,